नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और जम्मू कश्मीर के इस खास शो रियासत की सियासत में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि हर रोज़ हम एक बड़े ही विशेष विषय को लेकर बात करते हैं और ख़ासतौर पे जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत जुड़ी हो। आपको बता दूं, आज जो विषय है बड़ा अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक नया फैसला निकाला है। उस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर के जो तमाम सरकारी स्कूल हैं उनके नाम बदले जा सकते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर सरकार ये सोच रही है कि क्यों ना उन सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएं। वो शहीद जो जम्मू कश्मीर में लड़ते हुए आतंकियों से हो या फिर भारत की सेना में दुश्मनों से जंग के दौरान हो, उन्होंने मुकाबला करते हुए अपने प्राण जो है यहाँ पे निछावर किए हों, उन शहीदों के नाम जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों के नाम हो सकते हैं। सरकार ऐसे क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे भी जो है वो बीजेपी की कोई राजनीति है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं। कविंदर जी, आपका स्वागत है इस शो में। कविंदर जी, कैसे इसे देखा जाए स्कूलों के नाम? क्योंकि हम जोगी सरकार में तो देखते हैं कि नाम बदल रहे हैं इलाकों के। आज हमने देखा कि जो खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम भी राजीव गांधी खेल रत्न से चेंज कर जो है दूसरे ध्यान सिंह जी के नाम पे रख दिया। अब जम्मू कश्मीर में भी ये सिलसिला शुरू होगा। किस तरह की ये सियासत देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के हम पिछले 70 साल का इतिहास देखें, आज तक भी जो हमारी राजधानी की सड़कें हैं, बाबर रोड, हुमायूं रोड, जहांगीर रोड, अकबर रोड, ये यहाँ पर हमलावर बन करके आए थे। और हिंदुस्तान का सबसे जो बेवकूफ़ बादशाह जिसको कहा जाता है, मोहम्मद तुगलक, जिसने कि चमड़े के सिक्के चलाए थे, उसके नाम पर भी वहाँ रोड है। ये कैसी विडंबना है। और आज उन अंग्रेज़ों के नाम पे जो यहाँ पर 200 साल शासन करते रहे, उनके नाम पर रोड्स हों, ये हमारे लिए शर्म का विषय है। और हम कुल मिलाकर के देखें, जो शिक्षा हमारे बच्चों को दी गई उसमें आज कोई महाराणा प्रताप, उनके पिता का नाम पूछे तो शायद किसी बच्चे को मालूम नहीं होगा। शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम पूछे तो नहीं पता होगा। हम अपने 10 गुरुओं के नाम, जो सिख इतिहास में जिनका नाम आता है, उनके नाम कुछ लोगों को छोड़ करके पता होगा। क्या इस गुलामी की जो बंदिशें हैं इसको मिटाना जरूरी नहीं है? एक तो यहाँ पर इसी प्रकार का रहा, जो भी है सब शेरे कश्मीर, ऐसा नहीं होता। इस हिंदुस्तान, इस जम्मू कश्मीर की एकता अखंडता के लिए, इसकी रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिए। और जब तक हम इस प्रकार की चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि जो एक देशभक्ति का जज्बा रहता है हमारे बच्चों में, हमारी जनरेशन में, आज उनके जो मॉडल हैं कौन बने बैठे हैं? शाहरुख खान, दूसरे लोग। क्या अभी हमने देखा कि पीछे जो जिस प्रकार से वो ब्लू फिल्म्स बना करके, पोर्न मूवीज़ बना करके, क्या वही एक्टर हमारे बच्चों के वो रहेंगे? तो इस सिस्टम को चेंज करना होगा। खास करके उन शहीदों ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी शहादत दी, चाहे वो आर्मी में थे या किसी भी सुरक्षा बलों में होंगे, उन पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ पर बलिदान दिया है। उनका नाम क्यों नहीं हो सकता? कुछ जगह का नाम उनके नाम पर रखना चाहिए। बहुत से ऐसे आर्मी के जनरल, कर्नल, सिपाही हैं। और आप कभी ये नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर के बाद बाहर जाइए तो वहाँ पर शहीदी स्मारक बना हुआ है, सभी लोगों के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। हमारे यहाँ पर शौर्य स्मारक है, वहाँ पर देखिए किन लोगों को, उन लोगों को चिन्हित करके, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके नाम वहाँ पर लिखे जाने चाहिए। ये एक सराहनीय कदम है। तो खास करके जो गुलामी का इतिहास है उसको ख़त्म करने का समय। मगर फायदा क्या होगा इससे? देखिए, कुछ चीज़ों का फ़ायदा नहीं सोचा जाता। एक राष्ट्र की हमें जिस प्रकार से आज़ादी के बाद सिखाया जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी रही। कौन लोग यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर रहे, तो आप पिछला इतिहास देखें, शायद जानबूझ करके उन चीज़ों को यहाँ पर लागू किया गया, जिसका हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। आज भी यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी
जिसको एक आदर्श केंद्र माना जाता था, आज वहाँ पर क्या हम एंटी हिंदुस्तान ऐसे प्रोडक्ट वहाँ पर पैदा होगा, ऐसे स्टूडेंट वहाँ से उभर करके आएंगे, ये इसको सहन नहीं किया जाना चाहिए। जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और इस देश के लिए जो भी मर मिटा है उसके लिए अगर इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं वो सराहनीय योग हैं। लोगों को याद रहना चाहिए इतिहास। जब मैं बचपन था मुझे याद है कि धर्म शिक्षा नाम की किताब होती थी, उसमें बहुत से ऐसे शहीदों के नाम लिए जाते थे, पढ़ाया जाता था, लेकिन आज वो चीज़ें बिल्कुल गायब हैं। आज यहाँ पर कैसे कुछ ऐसे धर्म जो बाहर से आकर के पनपने लगे, उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं चेक लगाने की जरूरत है। क्या हम कहीं चाइना में जाते हैं, वहाँ खुलकर बोलने भी दिया जाता है, वो अपने देश के लिए काम करते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में अगर रहना है तो यहाँ के शहीदों को, यहाँ के महापुरुषों को, यहाँ को के अन्य लोगों को याद करना जरूरी है। और ये स्कूल एक उसका माध्यम होगा। स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा भी देनी चाहिए। पहले नाम से शुरुआत करें, उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ेगा। नहीं, मगर विपक्ष कह रहा है कि आप नाम स्कूलों का बदल रहे हैं, मगर टारगेट आपका कुछ और है। देखिए, शहीद किसी परिवार के या किसी समाज के नहीं होते, शहीद हिंदुस्तान के हैं। उनके नाम पर अगर विपक्ष हमेशा इस प्रकार की, विपक्ष तो उन फौजियों पर भी सवाल उठाता है जिन्होंने अपना बलिदान पुलवामा में दिया था। विपक्ष उस पर भी सवाल खड़ा करता है जो पाकिस्तान में जाकर के एयर स्ट्राइक करते हैं। आज मानसिकता उन राजनीतिक पार्टियों की क्या है हम ये खुद समझ सकते हैं। विपक्ष के लोग जाके पाकिस्तान में भी कहते हैं कि आप हमारी सहायता करिए, हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। क्या उन लोगों के सहारे ये देश चलेगा? ये गलत है। जो दुश्मन है उसको उसी तरह से कुचलेंगे और जो महापुरुष हैं उनको सम्मान देंगे। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की सियासत की, तो कुछ समय बाद माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, तो चुनाव से पहले ये कदम उठाया गया। और दिन आपने जब एनिवर्सरी थी दफ़ा 370 क्या दूसरी यूनिवर्सिटी कल थी, उस पर यह फैसला हुआ था, कल ये ऑर्डर आया था। तो क्या समझें चुनावों को टारगेट है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनसंघ हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विधान, एक निशान, एक प्रधान को लेकर के आए थे। उसके बाद हमने राम मंदिर का वादा भी किया था, हमने सीएए का वादा किया था, हमने कॉमन सिविल कोड का भी वादा किया है। हमने कहा था कि जब हमारा बहुमत होगा हम उन सभी चीज़ों को बदलेंगे, तो उसको हमने बदला है। हमारे विरोधी कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जो जो उन्होंने बोला हमने वो करते चले गए। अब उनको ये पूछने की जो धारा 370 को हमने हटाया, क्योंकि ये देखा जाए तो अलगाववाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, आतंकवाद, ये सभी धारा 370 का नतीजा है। बाकी भी देश पूरा खड़ा है ये, और ख़ास करके इन गुलामी की निशानियों को मिटाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी देश का कल्चर, संस्कृति, वहाँ के जो पूर्वज हैं हम उनको भूल जाते हैं, वो सभ्यताएं खत्म हो जाया करती हैं। इसलिए ज़रूरी है, मुझे लगता है कि उसकी तरफ ये जो कदम है ये बहुत सराहनीय है। मतलब सम्मान देना है शहीदों को अगर नामकरण होता है तो? देखिए, शहीदों को सम्मान, हर धर्म का सम्मान। क्या अगर धर्म का सम्मान यहाँ पर होता तो कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग करके ना आते। आज वहाँ पर जो मंदिरों को तोड़ा जाता है, पाकिस्तान में भी कल ही इसी प्रकार की घटना हुई है। हम सर्वधर्म संभाव की बात हम लोग करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा विश्व एक है, इसकी बात। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। हमारी सभ्यता वो है, और चींटी भी हमारे पैर के नीचे आती है तो हम उसके लिए अफसोस करते हैं। तो उस प्रकार की सभ्यता को हम यहाँ पर लागू ना करें तो ये बहुत बड़ी नालायकी होगी। आज समय आया है तो मुझे लगता है कि एक समय को गंवाना नहीं चाहिए। और जो भी हम सही, आज यहाँ पर मैं ऐसी किताबें भी आपको दिखा सकता हूँ जहाँ महाराणा प्रताप को डाकू, शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा और गुरु गोविंद सिंह जी को लुटेरा कहा गया। क्या ये हम हमारे बच्चे पढ़े? जम्मू कश्मीर के शिक्षा संस्थानों में आप बोल रहे हैं? नहीं, देश भर के बहुत से शिक्षा संस्थान हैं जिसमें इस प्रकार की किताबों को दिया गया था। मैं कल की एक आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। एक प्राइवेट स्कूल मोदी जी के खिलाफ प्रचार करके ऑनलाइन पढ़ा रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कांग्रेस एक अच्छी जमात है। आपने वो उसमें उसकी बात की जा रही है। क्या इस प्रकार के शिक्षक क्या वयस्क होकर के इस प्रकार की शिक्षा देंगे? और ये आज की जो सरकार है वो जहर फैला रही है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है, मैं उसको बता सकता हूँ।
क्या जो पीछे सरकारें रहीं उनका फ़र्ज नहीं बनता था कि इस गुलामी की निशानियों को मिटाया जाए? अगर कोई मिटाना शुरू हुआ है, अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ है, यहाँ की सरकार ने इस प्रकार का काम किया है, तो मुझे लगता है कि इसको सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम बहुत से ऐसे शहीद हैं जो मुस्लिम भी हैं, बहुत से ऐसे शहीद हैं जो क्रिश्चियन भी होंगे। यहाँ सिखों का एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसमें बलिदानों का इतिहास है। उन सभी के नाम पर मुझे लगता है शिक्षा संस्थानों का नाम रखा जाना चाहिए। रविंद्र जी, अब नाम तो नामकरण तो हो जाएगा, मगर अब सवाल जो है, चुनाव का टाइम है तो इसलिए कश्मीर से आवाज़ उठना शुरू हो जाएगी, महबूबा मुफ्ती सवाल उठाएंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल उठाएगी। देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है, कल यहाँ पर 5 अगस्त का दिन था। यहाँ पर पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा था जो धारा 370 तोड़ी गई। ये लोग भी ब्लैक डे बना रहे थे, कांग्रेस या पीडीपी। अब इनको उनका समर्थन माने या जो जम्मू में जो राष्ट्रीय झंडा लेकर के लोग चल रहे थे उनका समर्थक माने, ये ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। देश के यहाँ प्रदेश के लोग झंडा उठाकर जा रहे हैं, कश्मीर में झंडे चल रहे हैं। बुरहान वानी की बरसी पर पहले कितनी तबाही होती थी, एक हुर्रियत की आवाज़ आज नहीं निकली। कारण क्या है कि ऐसे जो देश दुश्मन हैं उनको बिल्कुल दबाना होगा और आइंदा कोई सिर ना उठा सके। लेकिन आज पाकिस्तान का झंडा जो लगातार चढ़ता था कहाँ गया? आज रोज़मर्रा के बंद कहाँ गए? आज पत्थरबाजी कहाँ गई? क्या उनको रोकना ज़रूरी नहीं था? अगर महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ माथा मनाना चाहती है तो उनको कौन रोक सकता है? लोग इस चीज़ को समझते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती? फिर कार्रवाई करिए अगर आपको लगता है गलत। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई हुई है। पहले भी इन लोगों को जेल में रखा गया है। अगर दोबारा भी इस प्रकार की कोई चेष्टा की तो किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। हम जम्मू कश्मीर में जो 70 सालों का आतंकवाद, अलगाववाद, इसको सहन नहीं कर सकते। जब हमारी सरकार आई हमने मौका उठाया है और देश हित में उठाया है, किसी के पक्ष में जाकर के नहीं उठाया। ये जो लोग संविधान की शपथ लेकर के सीटों पर बैठते थे उनको भी समझ आनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि कोई भी आकर के यहाँ पर किसी पद पर बैठ सकता है। उस पद का तो सम्मान करिए। और अब पाकिस्तान के गुण गा करके यहाँ पर बात करेंगे तो वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। कविंद्र जी, एक चीज़ और देखी जा रही है। कल 370 टूटी, 2 साल हुए, विपक्ष कह रहा है 2 साल में बदला क्या है, क्या हुआ है? महबूबा मुफ्ती तो कल एक बार फिर से प्रदर्शन कर रही थी, सड़कों पर थी और बोल रही थी कि कश्मीर मसले का हल करो। कौन सा मसला वो हल चाहती हैं? देखिए, कश्मीर में भारत की संसद में एक ही चीज़ पास हुई है, वो कांग्रेस के ज़माने में भी थी, आज के ज़माने में भी है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा है। अब मसला यही पेंडिंग है कि वो कब वापस लिया जाता है। और क्या ये चाहते क्या हैं? इनकी जुबान हर दिन बदलती है। कभी ये इकट्ठे होकर के ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल वाले बैठ जाते हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं? इनको पता होना चाहिए। मैंने पहले बताया, कश्मीर की फ़िज़ा बदली है कि ये पत्थरबाजी ख़त्म हुई है। आज वहाँ पर खेलों के माध्यम से हज़ारों युवा वहाँ पर आ रहे हैं। 3 महीने पहले जो बीएसएफ की भर्ती होती है तो 30,000 नौजवान वहाँ पर दौड़ में शामिल होते हैं। ये कश्मीर। और आज जिस प्रकार से बुरहान वानी की बरसी पर कभी हुआ कि वहाँ पर आग ना लगे, वहाँ पर दूसरी चीज़ें ना हो, लोगों को दबाया गया था, लोगों को ख़राब किया गया था। आज वो लोग शांति चाहते हैं। 1-2% लोगों को छोड़ करके इस प्रकार के कश्मीर के लोग नहीं हैं। आज मिलिटेंट के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग नहीं चलते हैं। आज हुर्रियत की आवाज़ क्यों बंद है? उनको पता है हम गलत हैं। हमने पाकिस्तान से पैसा लेकर के यहाँ की बर्बादी का एक जो पाठ लोगों को पढ़ाया, अब यहाँ पर बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं है। कमज़ोर सरकारें रही हैं जो ना तो यूएनओ में जाकर के बात करती थी और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। आज एक मजबूत सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री है। और यहाँ तक तो पाकिस्तान, चाइना की तो छोड़ो, अमेरिका ने भी कोई निर्णय लेना होता है तो भारत के साथ पहले बात करता है। इस प्रकार की हमारी विदेश नीति है। आज हम सभी पूरे संसार की लीडरशिप करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना होगा। अपने घर में जो देश के दुश्मन बैठे हैं उनको बर्दाश्त नहीं, मगर हुआ क्या? कैसे बदल गई फिजा कश्मीर में? देखिए, ये दबाव है सरकार का, वहाँ पर सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके लोगों को दबाया गया है कि आप सही मायने में जो नया कश्मीर आप जिसे कह रहे हैं वो सही मायने में हो रहा है कि लोग खुद चाहते थे शांति हो गई, इसलिए पत्थरबाजी नहीं है, सेपरेटिज्म नहीं है। देखिए, 70 सालों में इलेक्शन हुए, जो पंचायत के, बीडीसी के, डीडीसी के, ये जो सभी लोग जीत करके आते थे
कोई 2% वोट, कोई 1% वोट, कोई 500 वोट, कोई 1000 वोट लेकर के एमएलए बनते थे। इस चीज़ को मैनेज किया जाता था। आज ये जो इलेक्शन हुए हैं बीडीसी डीडीसी के, हजारों की तादाद में लोगों ने वहाँ पर वोट डाला है। लोगों को अपने वोट का, ये लोग बंद की कॉल दे करके, बाइकआउट करके, लोगों को डरा करके, मारने की धमकी दे करके इस प्रकार से वहाँ पर माहौल पैदा करते थे। आज वो चीज़ें बदल चुकी हैं। सुरक्षा बल किसी भी देश की एकता, अखंडता और सीमा की रक्षा के लिए बेहतर है, लोगों के हित में काम करता है। और अगर वहाँ पर सैलाब आता है तो हमारे सुरक्षा बल ही वहाँ पर सभी लोगों को बचाया, नहीं तो कश्मीर डूब गया होता। उनका सम्मान न करते हुए जो लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो आप कह रहे हैं कि जो कश्मीर में पहले पत्थरबाजी होती थी, सेपरेटिस्ट थे, पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, वो राजनीतिक दल उसके लिए जिम्मेदार थे? बिल्कुल उसके लिए जिम्मेदार थे। बहुत से ऐसे लोग की को पहचान भी की गई है, चिन्हित भी की गई है, जो अपनी गाड़ियों में बैठ करके, सरकारी पदों पर बैठ करके और लोगों को हथियार पहुंचाते थे, पैसे हवाला का पैसा लेकर के उधर उधर बांटते थे, जिसके कारण से वहाँ बर्बादी का पाठ पढ़ाया गया। आज वो चीज़ें समाप्त हुई है और गवर्नमेंट ने चेक लगाया है। जो लोग इसमें बैठ करके, सरकारी नौकरियों में बैठ करके उनके लिए काम करते थे, उनको भी तय किया गया है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और सरकार ने ये जो कानून बनाया है, जो लोग पत्थरबाज हैं, जो ना तो वो सरकारी स्कीमों का लाभ ले सकते हैं, ना उनको पासपोर्ट मिलेगा, इन सब चीज़ों को हम खुद समझ सकते हैं कि बहुत से अच्छे निर्णय हो रहे हैं। आपने खुद ही इस बात को छेड़ा है, तो एक बार पूछ लूँगा आपसे, ये सरकारी दफ्तरों में जो लोग हैं उनको जो निकालने का सिलसिला है, उनको कईयों को सस्पेंड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, टर्मिनेट किया गया है, कईयों को निकालने का प्लान है, इसके पीछे की वजह क्या है? विपक्ष इस पे भी आप पे सवाल उठा रहा है कि भाई आप लोग जो है जानबूझकर कश्मीर के लोगों को तंग कर रहे देखिए, हैं। विपक्ष ने अगर सवाल कुछ ठीक किया होता तो आज ये इस प्रकार के हालात ना पैदा होते। कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें पनपी। उसी के कारण से एक अच्छे निर्णय लिए जाने की जरूरत है। क्या जो लोग कहते थे वहाँ भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, पत्ता भी हिला वहाँ पर धारा 370 मगर आपने तो उन्हीं के साथ सरकार बनाई थी। देखिए, सरकार बनाने का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मिला था, वहाँ पीडीपी को मिला था। 3 महीने सरकार में बातचीत करके, एक एक मुद्दे पर चर्चा करके तब सरकार बनी। वो डेवलपमेंट के लिए सरकार बनी थी, ना कि आतंकवाद में। जब उन्होंने किया तो हमने अपना समर्थन वापस लिया। मैं उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। तो अगर हम सत्ता में रहने चाहते तो अभी तक सत्ता में होते। इसलिए देश हित में जो निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी मगर इसका फायदा क्या मिलेगा? जो सरकारी पदों पर बैठे लोगों को निकाला जा रहा है, इसका फायदा क्या होगा? कर क्या रहे थे ये लोग? ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर बनकर के मिलिटेंसी के ये अंडरग्राउंड वर्कर उनको हथियार पहुंचाने का काम, उनके इन्फॉर्मर्स बन करके वहाँ पर माहौल ख़राब करने के लिए। आज भी बड़े स्कूलों में ऐसे टीचर्स हैं जो वहाँ पर गलत पाठ पढ़ाते हैं। आपने देखा कि अभी पाकिस्तान में जो विजय कुमार हमारे वहाँ के आईजी हैं, उन्होंने भी कहा, तो और एक जनरल पांडे थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ उनको डिस्काउंट देती हैं। उनमें से 28 लोग गए, वो आकर के यहाँ पर आतंकवाद में हथियार पकड़ करके वापस 40 आए, लोग गए थे। जिसमें से 27 लोग मारे गए। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। ये लोग अभी भी उनका गाना गाते हैं कि इनके परिवारों को नौकरी दी जाए। क्या मिलिटेंट जो लोग हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं, समाज के खिलाफ चलते हैं, हमारे देशभक्त लोगों को मारते हैं, हमारे सुरक्षा बल पर अटैक करते हैं, उनको नौकरी दी जानी चाहिए। इनकी जो मानसिकता है उससे खुद ब खुद अंदाजा लगाया सकता है कि किस प्रकार के लोग। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। अब चुनावों की बात करता हूँ, डिलिमिटेशन प्रोसेस है। अब कुछ अपडेट आया है कि कब तक आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से जो आरएसएस के बड़े नेता हैं, आपके संघ के लोग हैं, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के वो भी आए थे। कहाँ फिजा किस तरफ चल रही है? कब तक लोगों को पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पे मिलेगी? देखिए, उम्मीद करनी चाहिए कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद जल्द ही सरकार मिलेगी। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने जो 24 जून 2021 को बैठक बुलाई थी, सभी राजनीतिक दल उसमें गए थे, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पर कहा गया है कि जल्द यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, उसके लिए एक शुरुआत हुई है। और किसी विशेष कारणों से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल यहाँ पर लगाया गया था। आज क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और लोगों के नुमाइंदों में फ़र्क होता है,
लोगों में कुछ परेशानियां भी आई होंगी, लेकिन आज ज़रूरी है कि इन हालात ठीक होने भी कुछ हुए हैं, कुछ होने वाले हैं। तो इस सभी के बाद जल्द ही यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो, ताकि लोग अपने नुमाइंदों से बातचीत करके डेवलपमेंट के काम भी हों, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी हल। कविंदर जी, आप तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के, केंद्र में भी आपके साथ काफ़ी ताल्लुकात रहते हैं। क्या लग रहा है, सरकार जो जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होगा उससे पहले स्टेटहुड वापस दिया जाएगा या अभी नहीं? देखिए, गृह मंत्रालय ने कहा है स्टेटहुड कब मिलती है ये बात की बात है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है जब तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि हम बीच में किसी कार्य को नहीं छोड़ सकते हैं, तब तक स्टेटहुड। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी की सरकार में 7 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ का डेवलपमेंट की कोई कमी हुई, यहाँ पर किसी चीज़ की दिक्कत आई, यहाँ पर दो एम्स बने। कोई ऐसी हिंदुस्तान की स्टेट नहीं है जहाँ पर 2 एम्स हों। यहाँ केवल 1.25 करोड़ की आबादी में 2 एम्स मिलते हैं, 6 मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, रिंग रोड मिलती है, 2 स्मार्ट सिटीज़ मिलते हैं, यहाँ पर मेट्रो का काम शुरू किया जाता है, यहाँ पर 4 हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो दूल हिस्ती हो, दूसरा हो, यहाँ पर IIM है। कोई देश का ऐसा शहर नहीं है यहाँ पर IIM हो, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर एम्स हो, यहाँ पर ये जो IIT हो, इस प्रकार की। कांग्रेस कह रही है कि हमारे समय से शुरू हुए हैं। देखिए, ऐलान करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने 19 किस समय रेल लाई थी, लेकिन ये जो अटल जी की सरकार ने यहाँ पर ट्रेन उस वक्त लाई। इसी प्रकार से ये जो आगे उधमपुर की जो बात की जाती थी, इसी प्रकार से ऐलान करने से कुछ नहीं होता। उनको ये भी ऐलान करते थे कि पैसा दिया जाए, इनको रेफ्यूजीज को किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। ये तो सिर्फ कागजी बातें करते हैं, तभी देश के लोगों ने उनको नकारा है। आज वो सबसे बड़ी पार्टी जो हिंदुस्तान की हुआ करती थी, जो अपने आप में बात करती, हमने आज़ादी दिलाई है, लेकिन आज़ादी के नाम पर लोगों जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया, उसको हम खुद समझ सकते हैं कि 70 साल की आज़ादी के बाद वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजियों को यहाँ पर अधिकार ना मिले। हम दूसरे देशों में जाएं तो 5 साल बाद ग्रीन कार्ड मिलता है। यहाँ पर वाल्मीकि समाज जो कई वर्षों से रह रहा है, उनको यहाँ पर सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलेगी। यहाँ पर जो गोरखास 200 साल से जो महाराजा के टाइम से हैं, गुलाब सिंह जी के टाइम से, यहाँ पर कई शहीद हुए होंगे, कई उन्होंने सेना में अपना, क्या उनको नौकरी नहीं दी जाएगी? ये कैसा अन्याय है? ये किन लोगों के कारण से हुआ? ये जो विपक्ष आज बना बैठा है, तभी लोगों ने इनको नकारा है और हाशिए पर पहुंचा दिया है। आने वाले समय में ये राजनीति के नक्शे से तो दिखाई नहीं देंगे। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से लोगों को लूटा है, इस देश को लूटा है, वो आने वाला समय बताएगा कि इनकी हैसियत क्या है, इनको लोग कहाँ पहुँचाते हैं। एक आखिरी सवाल कविंदर जी, चलते चलते पीओके को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। पीओके पाकिस्तान लगातार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है। आज OIC में भी के ज़रिए उसने कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की। क्या लगता है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो भारत का अंग है, कब तक उस पर कार्रवाई होगी? क्योंकि दोस्ती से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्ती पहले भी कई बार करके देखी गई है। देखिए, हमारे विपक्षी पूछते थे धारा 370 हटाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उनको हमने 5 अगस्त पक्का कर दिया। राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज उनके मुंह पर तमाचा है। राम मंदिर का शिलान्यास शुरू हुआ, कुछ चीज़ें तरीके बताई नहीं जाती, काम किया जाता है, वो आने वाला समय बताएगा। मतलब ये माने कि पीओके भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा जल्द बनेगा? देखिए, हमारा जो संघ विचार परिवार है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक, चीन से आगे तक जाती थी। वही अखंड भारत हमारी कल्पना है, और वो सपना जल्द सच होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कविंदर गुप्ता, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता। थोड़े समय पहले जब प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, कविंदर गुप्ता जी भी उसका हिस्सा थे। जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होंगे, जम्मू कश्मीर में कई चीज़ें बदल रही हैं, इनका कहना है, और इसी का हिस्सा है कि जो शहीदों के नाम पर स्कूलों के नाम भी होंगे। आज एक नई चीज़ उन्होंने जो कही है कि अखंड भारत, जिसकी सीमाएं चीन के भी आगे अफगानिस्तान से के साथ जो है मिलती हैं, वो अखंड भारत बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज पे। देखना होगा ये कब होगा, मगर सिलसिला जारी है। आज के इस शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
एक घर की बेटी और दूसरे घर की बहू पैदा हुई है और हम इसका नाम रखेंगे आनंदी। बाल विवाह की कुप्रथा का अभिशाप अपनी माँ की कोख में ही झेलना पड़ा उसे। जन्म के पहले ही विवाह तय हो गया था। बालिका वधू सीजन 2 9 अगस्त से रात 8 बजे कलर्स और वूट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Hi, I'm Ritik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water campaign. Hi, this is Mrinal Thakur and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please save water. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 380 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 132 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ वचनबद्ध पंजाब सरकार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में